बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने देखा था कि सोर्सेज ऑफ करंट कौन कौन सी हैं। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या क्या हैं। तो देखिए आपकी बुक में 3 किस्म के इफेक्ट्स ऑफ करंट दिए हुए हैं। कौन कौन सा? हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। तो वन बाय वन देखते हैं कि ये हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट करंट की वजह से किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट क्या है। आपने देखा होगा कि जिस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है वो वायर हीट अप हो जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब वो क्यों होती है वो चीज देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास एक वायर है कि जिसमें आपको पता है कॉपर की फॉर एग्जांपल वायर है, तो इसमें क्या होंगे? फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपको पता है कि वायर में एटम्स भी होते हैं कि जो कि ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, एटम्स क्या कर रहे होते हैं? ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब देखें होगा क्या। इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जा रहा है तो इसके रास्ते में ये एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इन वाइब्रेटिंग एटम से टकरा के जाएगा, इनसे कोलाइड करके जाएगा। ऐसा ही है। तो जब यहां से गुजरते हुए ये इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी, कुछ एनर्जी इन एटम्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एटम वाइब्रेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, इससे टकराया, फिर एक और एटम वाइब्रेट कर रहा है, उससे टकराया, यानी कि वो अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करता जाएगा? इन एटम्स को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो जब अपनी काइनेटिक एनर्जी इन एटम्स को ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा? इन एटम्स की वाइब्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले इस तरह से वाइब्रेट कर रहे थे, अब और ज्यादा वाइब्रेट, इनकी वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगी। अब इस जो इलेक्ट्रॉन इन एटम्स को अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, इस वजह से वायर में क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन आया, एटम के साथ कोलाइड किया, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर की। ठीक है, एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ी, जिसकी वजह से वायर में एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। तो ये रीजन होती है किसी वायर में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने की। अब ये हीटिंग इफेक्ट किस किस चीज पे डिपेंड करता है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये हम इसको क्या कहते हैं? जूल्स लॉ कहते हैं। जूल्स लॉ कहते हैं। तो ये हमें बताता है कि हीटिंग इफेक्ट, H क्या शो कर रहा है? हीट को शो कर रहा है कि जो हीटिंग इफेक्ट है किस किस चीज पे डिपेंड करता है। पहली चीज है जिस पे करंट पे डिपेंड करता है कि करंट अगर किसी वायर में से ज्यादा गुजर रहा है तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और किसी वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, करंट कितना गुजर रहा है, रेजिस्टेंस कितनी है, टाइम कितना लग रहा है करंट को फ्लो होने में। ठीक है, तो इन चीजों पे ये डिपेंड करता है। अब इसके यूजेस क्या है? हम इसको कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, मतलब करंट का ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसको हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। तो देखें, पहली जो आपके घरों में हीटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, वो क्या है? वो इसी फिनोमेना पे बेस करते हैं। दूसरी जो हमारे पास है, जो केटल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक केटल्स होती हैं जिसमें चाय वगैरह गर्म कर सकते हैं, तो वो भी हीटिंग इफेक्ट पे बेस करती है। उसके बाद जो हमारे पास आयरन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, वो भी क्या है? हीटिंग इफेक्ट पे ही हमारे पास काम करती है। इसके अलावा जो बल्ब होता है, येलो कलर के बल्ब होते हैं, आपको पता है उसको हाथ लगाएं तो वो गर्म होता है, थोड़ा सा गर्म होता है। ठीक है, तो वो भी क्या है? इसी करंट का क्या है? हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, उसमें फिलामेंट लगा होता है जिसमें करंट फ्लो करता है, तो हमारे पास क्या होता है? बल्ब गर्म हो जाता है। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस थी कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं? करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, अगर कोई भी मैग्नेट है, फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब मैग्नेट है तो इसके गिर्द क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड आंखों से नजर आती है? कोई नहीं नजर आती। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि बताओ कि अगर इस मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक कंपस नीडल।
मैग्नेटिक कंपास नीडल क्या करती है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो अपने आप को ऐसे लाइन कर लेगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो ये ऐसे लाइन कर लेगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो ये अपने आप को ऐसे लाइन कर लेगी। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ये अपने आप को उसी डायरेक्शन में क्या कर लेगी, अलाइन कर लेगी। ठीक है, कौन सी, ये कंपास नीडल। तो मैग्नेट है, जाहिर है एक दूसरे, एक मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल लेके आए दूसरे का साउथ पोल लेके आए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अट्रैक्शन की फोर्स भी इनमें होती है। किस वजह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। अब यहां पर देखें, अगर मुझे इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके आसपास उसकी डायरेक्शन फाइंड करें तो मैं कैसे करूं। यहां पर कंपास नीडल रखी तो उसने अपनी डायरेक्शन इधर कर ली, यानी कि हमें पता ये चला कि अगर इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो वो इस तरफ है। यहां पर जब रखी तो इसने अपनी डायरेक्शन ऐसे कर ली, यहां पर जब रखी इसने अपनी डायरेक्शन ऐसे कर ली, यहां पर जब रखी कंपास नीडल ने अपनी डायरेक्शन इस तरफ कर ली, यहां पर जब रखी इस तरफ कर ली, यहां पर जब रखी इस तरफ कर ली। यानी कि ये कंपास नीडल हमें क्या बता रही है, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बता रही है। इसके मुताबिक यहां से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, यहां पे जब है तो इस तरफ है, यहां पे जब है तो इस तरफ है, यहां पे इस तरफ है, यहां पे डाउनवर्ड और यहां पे इस तरह से। यानी कि हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर जाती हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और कैसे पता चला, कैसे पता चला, इस कंपास नीडल की वजह से। जिस डायरेक्शन में इसने जिस डायरेक्शन में ये अलाइन होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में इसने आपको अलाइन कर दिया, इधर इधर या इधर, उन डॉट्स को आपस में मिलाते जाए तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ओके हो गया। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो देखिए एक दो साइंटिस्ट आते हैं, एम्पेयर और ओर्स्टेड। उन्होंने एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया। वो फिनोमेना क्या था, पहले उस पर डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, उसके अंदर से एक कंडक्टर को ऐसे पास कर दिया, कंडक्टर को पास कर दिया, कंडक्टर को पास कर दिया। अब कंडक्टर का एक टर्मिनल, एक किनारा उसको क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। कार्डबोर्ड लकड़ी का बना हुआ होता है, ठीक है, जिसमें करंट पास नहीं कर सकता। तो ये हो गया कार्डबोर्ड, ये गया कंडक्टर, एक इस तरह इसका पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, दूसरा एंड इसका नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। अब जाहिर सी बात है, फिर जब यहां से फॉर एग्जांपल स्विच है तो इसको जब मैं क्लोज करूंगा तो करंट फ्लो होना इसमें शुरू हो जाएगा। अब उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने इस कार्डबोर्ड पर इस वायर के गिर्द क्या रख दी, कंपास नीडल रख दी। यहां पर भी कंपास नीडल रख दी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो ऐसे क्या कि इसके चारों तरफ है कंपास नीडल रख दी और उन्होंने एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया। देखिए अगर तो इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा था, ठीक है, तो ये सारी नीडल जो है वो एक ही डायरेक्शन में थी। मसलन अगर यहां से मैं स्विच को ओपन कर दूं तो ये जो तकरीबन 6 नीडल्स है, एक भी इस डायरेक्शन में, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी भी, छठवीं भी, 6 की 6 जो है नीडल्स वो सारी एक ही डायरेक्शन में अलाइन थी। लेकिन जैसे ही करंट इसमें फ्लो करना शुरू हुआ, यहां से करंट फ्लो करना शुरू हुआ इसमें, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो नीडल थी इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ये जो नीडल थी इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ये जो नीडल थी इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ये जो नीडल थी ऐसी डायरेक्शन, इसकी नीडल ऐसे, इस नीडल की डायरेक्शन ऐसे। यानी इन सब ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। और कंपास नीडल अपनी डायरेक्शन को तभी चेंज करती है जब कोई ना कोई आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो। यानी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर कंडक्टर उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो भाई उसके आसपास भी फिर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके आसपास भी क्या है, फिर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करती है। ठीक है, ये उन्होंने नोट किया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास फिर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस फिनोमेना को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है। मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक हो गया। तो यहां पर एक और इसके बाद सोलेनाइड, ठीक है, इसके बारे में आप नेक्स्ट 13 या 14 चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। सोलेनाइड है, सोलेनाइड क्या होती है, कॉपर की वायर ले, उसको ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग टाइप ऐसे वाउंड कर दे, ठीक है, तो जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जहां पर भी करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाजमी होगी। इस चीज को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
तो यहां तक आप इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि इस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो देखिए इंडक्शन मोटर्स में ये यूज होता है, मोटर्स में यूज होता है, जनरेटर में यूज होता है। उसके बाद जितनी भी वो जहां पर मूविंग कॉइल्स वगैरह जहां भी मूव कर रही है वहां पर ये मैग्नेटिक इफेक्ट लाजमी यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो जनरेटर, मोटर्स वगैरह इनमें ये मैग्नेटिक इफेक्ट ही यूज हो रहा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। तो देखिए केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। अगर किसी केमिकल में से करंट गुजर रहा है, अगर किसी केमिकल में से करंट गुजर रहा है और उसमें केमिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, उस केमिकल के अंदर करंट के गुजरने की वजह से केमिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखते हैं कि ये किस तरह से केमिकल चेंजेस वगैरह आती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कि जो केमिकल डीकंपोजिशन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में करंट के फ्लो करने की वजह, मतलब केमिकल में जो तोड़ फोड़ होती है करंट के फ्लो करने की वजह से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक, अभी हो सकता है ऊपर से गुजरी हो, लेकिन जब हम इसको यूज करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह हलवा हो जाएंगी। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है कि जिसमें से करंट फ्लो हम करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं कि जो एक साइड से इलेक्ट्रोलाइट में करंट लेके आते हैं, दूसरी साइड से इलेक्ट्रोलाइट से करंट लेके जाते हैं। एनोड, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल वाला बैटरी से अटैच होगा उसको एनोड कहेंगे। जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच होगा उसको हम कैथोड कहेंगे। वोल्टामीटर के बारे में इंशाल्लाह आगे चल के बताते हैं। तो पहले प्रोसेस देखते हैं, उसके बाद दोबारा इन पे आएंगे तो इंशाल्लाह ये हलवा हो जाएंगे। तो क्या हमने किया, हमने क्या किया कि एक वेसल ली और उसमें हमने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया। कौन सा, ये मान लें क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या किया कि कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, उसको क्या किया, एक वाटर में डिसॉल्व किया तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो यहां पर क्या किया हमने, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। तो इस वेसल के अंदर फिर हमने क्या किया, ये दो इलेक्ट्रोड डाले। क्या किया, दो इलेक्ट्रोड डाले। इलेक्ट्रोड मतलब कोई भी मेटल की प्लेट सामने डाल दी। ठीक है, यूजुअली हम ये कौन सी डालते हैं, ये कॉपर की हम इसमें डालते हैं। ठीक है, तो मेटल की प्लेट हमने इसमें ऐसे डाल दी। अब इसको हमने क्या किया, बैटरी के साथ अटैच कर दिया, क्योंकि करंट भी तो चाहिए जो इस लिक्विड में से, इस इलेक्ट्रोलाइट में से फ्लो करेगा। तो ये हमने साथ में बैटरी भी अटैच कर दी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाली टर्म क्या क्या थी। देखिए, ये जो इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ये जो कॉपर सल्फेट का इस वेसल में सॉल्यूशन है, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये जो दो रेड कलर के मैंने बनाए हुए हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, जो करंट को इधर से लेके आएंगे और इधर से लेके जाएंगे। अब यहां पर बैटरी अटैच है दोनों इलेक्ट्रोड के साथ, तो जो बैटरी का टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच है, तो ये क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। ठीक हो गया। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। तो ये एनोड और ये कैथोड। अभी वर्किंग में कोई बात नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज लगी हुई है। तो ये चीज होगी। अब जब हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो इसके आयंस बन जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से आयन, कॉपर आयन 2 पॉजिटिव चार्ज उस पे होता है, और सल्फेट आयन जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके आयंस बन जाते हैं। कौन सा, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। अब यहां पर बहुत सारे ये बनेंगे, कॉपर आयन, यहां पर भी कॉपर आयन, ठीक है, सल्फेट आयन, यहां सल्फेट आयन, यहां सल्फेट आयन और कॉपर आयन। ठीक है, तो ये कुछ मैंने कॉपर आयन और सल्फेट आयन बना लिए। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये अब इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से होगी। ठीक है, यहां पर देखें कैथोड है। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो कॉपर आयंस है, ये जो कॉपर आयंस है, इन पे कौन सा है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। 2 पॉजिटिव चार्ज है।
अब ये कॉपर आयन किस तरफ जाएंगे, ये कैथोड पे जमा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये कॉपर आयंस कैथोड पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। कॉपर आयन कैथोड पे आएगा और आपको पता है हर चीज न्यूट्रल होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो कॉपर आयन चाहता है कि मैं कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं और न्यूट्रल एटम बन जाऊं। ठीक है, कॉपर को अगर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो ये कॉपर क्या बन जाएगा, न्यूट्रल एटम बन जाएगा। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएं तो ये कॉपर का एक न्यूट्रल एटम बन जाएगा। अभी इसमें पॉजिटिव चार्ज है, फिर न्यूट्रल एटम बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये कॉपर आयन है इस कैथोड प्लेट पे चिपक जाएगा। ठीक है, यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर आयन इसके साथ चिपक गया और इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, न्यूट्रल कॉपर का एटम बन जाएगा और इस कैथोड के साथ ही चिपक जाएगा, इस कैथोड के साथ ही चिपक जाएगा। यहां से क्या होगा कि ये कॉपर आयन ये भी जाएगा, कैथोड को कहेगा कि भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दो 2 इलेक्ट्रॉन दो ताकि मैं न्यूट्रल बन जाऊं। ठीक है, तो ये भी न्यूट्रल बन के इसके साथ ऐसे चिपक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कॉपर आयंस क्या करेंगे, कैथोड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और इसके साथ चिपक जाएंगे। ठीक हो गया, तो इसका रिएक्शन कौन सा बनेगा, कैथोड पे रिएक्शन कौन सा बनता है। हमने यहां पर देखा कि कॉपर आयन आया, कॉपर आयन, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए कैथोड से और कॉपर का एक न्यूट्रल एटम बन गया। ठीक है, तो यहां पर ये वाला रिएक्शन हुआ है। अब देखते हैं एनोड पे क्या हुआ है, एनोड पे क्या हुआ है। एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसमें सल्फेट आयंस भी तो हैं, सल्फेट आयंस भी है। अब सल्फेट आयंस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्स्ट्रा हैं। अब क्या होगा कि अगर इसको कहीं से 2 पॉजिटिव चार्जेस मिल जाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये न्यूट्रल बन जाएगा। कहीं से अगर इसको 2 पॉजिटिव चार्जेस बन जाए तो ये क्या, 2 पॉजिटिव चार्जेस मिल जाए तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये क्या करेगा कि सल्फेट आयन जाएगा एनोड के ऊपर। एनोड पे है पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए ये क्या होगा, ये सल्फेट आयंस, भाई सल्फेट आयंस के साथ में कुछ ना कुछ होगा ना। तो देखते हैं कि सल्फेट आयंस के साथ क्या हुआ। यहां पर तो जी कॉपर यहां पे क्या हुआ, इस कैथोड के साथ चिपक गए। अब होना तो ये चाहिए था कि इस सॉल्यूशन में कॉपर की कमी हो जाती, कॉपर की क्या हो जाती, कमी हो जाती। क्यों कमी हो जाती, क्योंकि सारे तो इसके साथ चिपकना शुरू हो गए, तो फिर सॉल्यूशन में कॉपर कहां से बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो देखते हैं कि कॉपर की कमी क्यों नहीं होती, मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बरकरार क्यों रहता है। तो ये सल्फेट आयन पे क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव 2 चार्ज, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। अब ये क्या करेगा कि ये जाएगा इस एनोड की तरफ। क्यों, एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और एनोड को कहेगा कि भाई मुझे 2 पॉजिटिव चार्जेस दे दो, 2 पॉजिटिव चार्जेस दे दो ताकि मैं न्यूट्रल हो जाऊं, ताकि मैं क्या हो जाऊं, न्यूट्रल हो जाऊं। अब कॉपर क्या करेगा, कॉपर बजाय ये कि 2 पॉजिटिव एनोड क्या करेगा, एनोड ये कि बजाय 2 पॉजिटिव चार्जेस दे, वो इसको कॉपर का आयन दे देगा, कॉपर का आयन दे देगा कि ये लो, जिससे कि कॉपर के आयन में पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, कि ये लो और इससे मिल जाओ। अब इससे मिलेगा तो दरमियान में इसमें अब ये क्या बना देगा, कॉपर का आयन एनोड ने दिया, ये सल्फेट आयन के साथ मिलके क्या बना देगा, कॉपर सल्फेट बना देगा। बात समझ आई नहीं आई, ये क्या बने, कॉपर सल्फेट बना देगा। अब देखिए यहां से कॉपर क्या हुआ है कि कैथोड पे चिपकते जा रहे हैं और यहां से एनोड क्या कर देगा, कॉपर आयंस इस सल्फेट आयन को देता जाएगा। यहां से जैसे एक कॉपर आयन इस कैथोड पे चिपक गया तो यहां से एनोड से एक कॉपर आयन सॉल्यूशन में आ गया, फिर एक कॉपर आयन कैथोड पे चिपक गया, फिर एक कॉपर का आयन इस सॉल्यूशन में आ गया। तो एक कॉपर का आयन चिपक रहा है, दूसरा कॉपर का आयन इस सॉल्यूशन में आ रहा है, तो क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन है, तादाद है जो इस सॉल्यूशन के अंदर, वो कम नहीं होगी,
वो जितनी है उतनी ही रहेगी। ओके हो गया। तो इसमें एनोड पे फिर कौन सा रिएक्शन हुआ, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, तो ये जो आपके लिए समझना लाजमी है। सल्फेट आयन आया, सल्फेट आयन आया, उसने क्या कहा कि मुझे 2 पॉजिटिव चार्जेस दो ताकि मैं न्यूट्रल हो जाऊं। एनोड ने क्या किया कि भाई 2 पॉजिटिव चार्जेस तो नहीं, तू कॉपर का आयन ले ले, ये ले। उसने कहा ये भी ठीक है, तो कॉपर का आयन लेके इन्होंने क्या बना दिया, कॉपर सल्फेट बना दिया। ठीक है, और वो कॉपर सल्फेट क्या हो गया, इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो गया और फिर से वही कॉपर और सल्फेट के आयंस बन गए। तो इस तरह से क्या होता है, कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन इसमें बरकरार रहती है। अब इसको दोबारा से 1 मिनट के अंदर रिपीट करते हैं, फिर इन चीज़ को वाइंड अप करते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि कॉपर के आयंस बने, कॉपर आयन क्या गया, कैथोड की तरफ गया। कैथोड को क्या कहा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दो, तो कैथोड ने कहा मैं तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन तो दूंगा लेकिन तू मेरे साथ चिपका रहेगा। तो कॉपर ने कहा ठीक है, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिए और कॉपर आयन इस कैथोड के साथ चिपक गया। अब सल्फेट आयन गया एनोड के पास, क्योंकि सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। सल्फेट गया नेगेटिव आयन है, तो ये एनोड के पास गया, इसको कहा कि मुझे 2 पॉजिटिव चार्जेस दो। इसने कहा मैं तुम्हें 2 पॉजिटिव चार्जेस तो नहीं, हाँ मैं तुम्हें कॉपर का आयन दे देता हूँ जिसमें +2 चार्ज है। तो इसने इसको कॉपर का आयन दिया, कॉपर का आयन सोल्यूशन में आया और इस सल्फेट आयन के साथ क्या हो गया, कंबाइन हो गया और मिलके बना दिया कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहां से कॉपर इसमें डिपॉजिट हो रहा है, यहां से कॉपर सॉल्यूशन में दोबारा आ रहा है, कॉपर डिपॉजिट कॉपर सॉल्यूशन में दोबारा। तो कहा जाए कि कितने कॉपर के एटम कम हुए, कॉपर का आयन कितने कम हुए, तो आप कहेंगे नहीं कम हुए, एक जा रहा है तो एक यहां से आ भी रहा है, तो बराबर रहेंगे, तादाद उनकी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो इस तरह से क्या होता है, केमिकल चेंजेस आते रहते हैं और ऐसे करंट फ्लो इसमें करता रहता है। ओके हो गया। तो ये था हमारे पास केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। अब वोल्टामीटर, मैंने कहा था कि लास्ट में बताऊंगा, ये जो सारी चीज होती है, ये जो सारी चीज होती है इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर में क्या होता है कि ये वेसल होती है, उसके अंदर सोल्यूशन होते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इसको मिलाकर हम क्या कहते हैं, इस पूरे सेटअप को इसको हम वोल्टामीटर कहते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें हमने पढ़ी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। यहां पर एक चीज रह गई थी कि ये केमिकल इफेक्ट को हम यूज कहां पर करते हैं, तो ये यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है, जो अगर किसी भी वो मेटल पे सोने का पानी वगैरह चढ़ाना हो, ठीक है, तो वो हम इसी केमिकल इफेक्ट यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से हम सोने का पानी किसी भी मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह वाले कामों के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इफेक्ट्स ऑफ करंट। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।